दोस्तों अगर आप 2021 पे बोर्ड एग्जाम में शामिल हो गए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी ने अपना एक न्यू चैंपियंस लीग लॉन्च किया है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें आप लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर आप प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आप यहां पर एक न्यू टाइम देख सकते हैं, अनअकैडमी चैंपियंस लीग बायोलॉजी 7 PM 18 नवंबर से। आप इस चैंपियंस लीग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फ्री में इनरोल करके आप लाइव एग्जाम देंगे और अगर आप टॉप 10 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 10,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप रैंक 11 से 30 के बीच में आते हो तो आपको 5,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप 31 से 50 के रैंक में आते हो तो 3,000 का प्राइज मिलेगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर आप क्लिक कर इस पर एनरोल कर सकते हो और आप इस चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कर अच्छे मार्क्स के साथ साथ प्राइज भी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाकर आप एनरोल कर लो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर को रिवीजन करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी हैं तो कल की वीडियोज जो है आप देख लीजिए कि चैप्टर को रिवाइज करते समय हमें क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि आज की वीडियो यानी आज से आपकी रिवीजन की क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी और ये रिवीजन आपका चैप्टर नंबर 1 से मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन किया जाए। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो के लास्ट तक जो है आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अच्छे से तैयार भी हो जाएगा और कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। अगर कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हम आपके साथ आपके हर एक क्वेश्चन का जो है जवाब नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे अगर आपको कोई डाउट होगा तो। लेकिन वैसे मेरा वादा है कि अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहले देखिए सिलेबस क्या है कि हमें मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो वैद्युत आवेश के बारे में हमें जानना होगा कि चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो वैद्युत आवेश क्या है? आवेश संरक्षण का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव में आपको 4 पॉइंटें पढ़नी है। पहला तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी हम द्विध्रुव को रखते हैं तो उसके कारण मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरी चीज वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथी पॉइंट है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको 4 एक्स्ट्रा पॉइंट जानना है। उसके बाद आता है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए हमें ये 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करने हैं। एक तो गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन करना, दूसरा जो है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसी के साथ वो भी है अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण। और ये जो समतल चादर है ये भी आपकी एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू हो गया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब जो है हम टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं, इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं वैद्युत आवेश की। तो चैप्टर को पढ़ाते समय वैद्युत आवेश के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो आज हमें यहाँ पे पूरी इसकी हिस्ट्री नहीं, ठीक है, हिस्ट्री नहीं डिस्कस करनी है, हमें इसके इंपॉर्टेंस को जानना है। तो वैद्युत आवेश अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है। ठीक है, वैद्युत आवेश जो है वो किसी द्रव्य या मैटर का वह गुण है जिसके कारण वह आवेशित होता है, यानी चुंबकीय या चुंबकत्व का गुण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यानी आवेश समझ में आ गया। अगर किसी भी पार्टिकल में या किसी भी द्रव्य में आवेश है तो वो 2 चीजें यानी 2 क्षेत्र क्रिएट कर सकता है।
पहला वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर सकता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी उसकी क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश कहलाती है। अगर वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश जो है हमारे दो टाइप के होते हैं। इसको जो है दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक तो धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ओके, चलिए अब अगर हम बात करें आवेश संरक्षण की, तो आवेश संरक्षण क्या है, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये जो है दो टाइप के होते हैं, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अगर आपसे कोई पूछता है कि आवेश को दो पार्टों में डिवाइड करने वाले, यानी धन आवेश और ऋण आवेश में डिवाइड करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है इसको दो पार्टों में डिवाइड किया था। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपको बताया था। चलिए अब बात करते हैं आवेश संरक्षण के नियम के। तो आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, बल्कि इसे एक से दूसरे पर, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है, बुक में आपने काफी डिटेल में देखा होगा कि एक कांच की छड़ ले लेते हैं और एक फर ले लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये चार्ज आते कहां से, ये चार्ज आते कहां से, उसको हमने तो क्रिएट नहीं किया, उसको जब हमने रगड़ा तो एक पे पॉजिटिव आ जाता है दूसरे पर नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब यह है, रगड़ने से पहले अगर देखा जाए तो कांच की छड़ और फर दोनों के आवेश को अगर हम देखें तो दोनों पर आवेश की कुल मात्रा कितनी थी, 0। दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं था, दोनों न्यूट्रल थे। लेकिन जब इसको आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात ये पाया गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया। मान लो अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज आया +4 कूलाम का, तो वही सेम चार्ज दूसरे पर माइनस में आएगा और वो भी कितना, 4 कूलाम। अगर टोटल चार्ज की हम बात करें, अगर हम इसके टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। टोटल चार्ज आपका क्या हो गया, 0। तो वही जो है यहां पर ये प्रक्रिया पूरी आपके आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करती है। यानी आवेश को क्या किया गया, उत्पन्न नहीं किया गया, बल्कि देखिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफर, यानी एक पदार्थ से दूसरे पर ट्रांसफर किया गया। और अगर इसके हम टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज का सम जो है कांस्टेंट आया, जो पहले था वही अब भी है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले हमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट जानना होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर हम वैद्युत क्षेत्र को अच्छे से समझ गए तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारा कोई एक चार्ज रखा गया है, तो किसी आवेश के, ये हमारा चार्ज क्या कहलाएगा, आवेश कहलाएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज या हमारा कोई परीक्षण आवेश अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, वो पूरा रीजन या पूरा क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे यहां पर ये आवेश रखा हुआ है +Q, तो इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत या जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश या कोई धन आवेश अपने ऊपर चार्ज का अनुभव करता है, यानी अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, ठीक है, वो क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, अब क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डेफिनेशन को अगर लिखना है तो आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही आपके वैद्युत क्षेत्र से स्टार्ट हो रही है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लेते हैं ये इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है, यहां पर कोई पॉइंट P है। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए, मान लेते हैं बिंदु P पर हमारा कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F,
लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को, परीक्षण आवेश के मान के, परीक्षण आवेश का मान कितना है Q0, तो F अपान Q0, इस परीक्षण आवेश पे बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो लगने वाला बल F और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो दूरी पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, तो मात्रक भी जानना बहुत जरूरी है। तो वैद्युत क्षेत्र की, देखो कोई भी चीज आपको रटना नहीं है। अगर मात्रक की बात आ रही है, डायमेंशन की बात आ रही है, विमा की बात आ रही है, तो किसी भी चीज को आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर डेफिनेशन आपका क्लियर है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल सा परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल। अब अगर इसकी हम मात्रक की बात करें, तो इसका जो मात्रक होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या है, कूलम। तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब अगर इसके बीमा की बात की जाए, किसकी, बीमा की, तो बीमा भी बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे निकाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बीमा निकाली जाएगी, कुछ भी आपको रटना नहीं है। चलिए, बीमा की अगर हम बात करें, किसकी बीमा निकालनी है हमें, वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकालनी है। तो इसकी बीमा निकालने के लिए हमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की ये डेफिनेशन है या इसका फार्मूला है, F की बीमा बटे Q की बीमा। ठीक है, F की बीमा बटे Q की बीमा। और बल की बीमा हर कोई जानता है। ठीक है, और नहीं जानते हो तो बल F बराबर क्या होता है, ma। ठीक है, जहां पे m की बीमा क्या हो गई, कैपिटल है, और a क्या है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर, और मीटर की बीमा क्या होगी, l पर सेकंड स्क्वायर यानी कि बटे सेकंड स्क्वायर। सेकंड यानी समय, और समय की बीमा क्या होती है, t। ठीक है, तो ले देखे हमारी जो बल की बीमा आई वो कितनी आई, ml t की पावर -2, ये बल की बीमा होती है। तो बल की बीमा लिखा हमने पहले, ml t की पावर -2। दूसरी बार Q की बीमा क्या होती है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। वैद्युत धारा वाले चैप्टर में धारा I बराबर Q अपान टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना, ये हम लोग कक्षा 10 से पढ़ते हैं, वही चीज तो है। तो Q बराबर क्या हो गया, I टी। तो I की बीमा क्या हो जाएगी, एम्पियर, यानी कि इसको A से डिनोट करते हैं, और T की बीमा क्या होगी, सेकंड। और सेकंड को हम लोग, सेकंड की जो डायमेंशन होती है वो T होती है। ठीक है, अब सबको अरेंज कर लो, ऊपर लेके चले जाओ सबको, यही इसकी बीमा हो गई, ml t की पावर -2 ऊपर पहले से है, ये इसको ले जाएंगे तो ये भी इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो -2 और -1 मिलकर कितने हो गए, -3 हो गए। और a इनवर्स, a की पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही आपके वैद्युत क्षेत्र की बीमा हो गई। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फार्मूले पता होने चाहिए, तो आपकी डायमेंशन, बीमा और मात्रक दोनों चीजें आसानी से निकल आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। ठीक है, अब यहां से हमारे डेरिवेशन के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जहां आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, डेरिवेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको अच्छे से समझ में ना आए। कूलाम का नियम, चलिए, कूलाम का जो नियम है वो स्थिर
बिंदु आवेशों के बीच में है। ठीक है, दो स्थिर बिंदु आवेश, जब आवेश हमारे स्टेबल फॉर्म में हो यानी कि रुके हुए हैं, तब वहां पे कूलाम का नियम अप्लाई होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं एक आवेश हमारा Q1 और दूसरा आवेश हमारा यहाँ पर Q2, इसके बीच की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कितनी है, R है। कितनी डिस्टेंस है, R हो गई। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार इतनी चीजें हमें लिखनी होंगी। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों का परिणाम यानी कि Q1 Q2, ठीक है, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या मिल रहा है, समीकरण नंबर 1 व 2 से हमको क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण नंबर 1 और 2 से मिल रहा है कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R², ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं, ठीक है, F इक्वल टू K Q1 Q2 R², जहां पे K क्या है, जहां K एक नियतांक, क्या है, एक नियतांक, ठीक है, इसकी वैल्यू K की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। ε0 जो है वो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो अब K की अगर ये वैल्यू हम यहां पे पुट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। तो F इक्वल टू मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये आपके कूलाम का नियम है, ठीक है। यदि जो स्थिर बिंदु आवेश थे हमारे, अगर उनको हम किसी माध्यम में रख देते हैं तो वही चीज, ठीक है, यदि आवेश क्या हो, यदि आवेश किसी माध्यम में रखा हो, किसी माध्यम में हो, तब क्या हो जाएगा, तब F इक्वल टू हो जाएगा 1/4π ठीक है, जहां पे K क्या है, माध्यम की वैल्यू है, ठीक है, जहां पे K जो है वो माध्यम की वैल्यू है। क्वेश्चन में आपको देगा, अगर माध्यम की बात करेगा, ε0 Q1 Q2 बटे R², ये फार्मूला निकल के आएगा, ठीक। और इसका जो मात्रक होगा, इसकी जो मात्रक होगी वो क्या होगी, न्यूटन। मात्रक होगा हमारा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक, क्लियर। मात्रक हो गया। बीमा, बल की बीमा अभी यहां पे कैलकुलेट की गई थी, ml/t की पावर -2, ml/t की पावर -2, ये आपके बल की बीमा हो गई। अब यहां पे एक चीज और बच रहा आपका ε0। कभी कभी जो है आपसे ε0 की वैल्यू पूछ लेता है, या ε0 का मात्रक, या फिर उसकी डायमेंशन या बीमा भी पूछ लेती है। तो चलिए हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ε0 की बीमा, ε0 की वैल्यू और ε0 का मात्रक, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, हम उसको इरेज करके फिर डिस्कस किया जाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ε0 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ε0 का मान। तो देखिए भाई, ε0 का मान कैसे निकलेगा, हम सिंपली जानते हैं 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे देखते हैं। नीचे बटे 1 कर दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तिरछा गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें। 1 का 1 में करोगे 1 ही आएगा, इसका इसमें करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 10 की घात गुणे 9 है और गुणे 10 की घात 9। कोई दिक्कत? हमें वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट को रखो इसी साइड, बाकी सबको उठा के भेज दो दूसरी साइड। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में, तो ये दोनों चीजें गुणे में है, यहां आएंगी भाग में हो जाएंगे। तो यानी बचेगा उधर एप्सिलॉन नॉट, इसको हम इधर कर दे रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इधर बचा, 4 पाई से भाग हो गया, 1 में भाग होगा इससे, गुणे 9 गुणे 10 घात 9, इससे भी भाग हो गया। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करनी है? सॉल्व करना है। ये हो गया 1/4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 गुणे 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। 10 की घात 9 यहां नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -9 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 गुणे 10 की घात -9 ऊपर हो गया, बटे 9 चौक ये हो गया 36 गुणे 3.14। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब क्या करना है? नीचे इन दोनों का गुणा कर लेना है, और इन दोनों का गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे क्या करना है? 1 में भाग कर देना। ठीक है, उससे 1 में क्या करना है? भाग कर देना है। भाग करने के बाद जो आएगा वही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। अब पूरा कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये इसकी वैल्यू है। तो वैल्यू निकल गई। अब इसके मात्रक की बात की जाए। ठीक है, मात्रक की बात करते हैं। ठीक, तो देखते हैं मात्रक क्या आएगा। मात्रक निकालने के लिए कहां पे है? फार्मूले पर जाइए। ये आया कहां से? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बटे r²। मात्रक हमको चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट यहां भाग में दूसरी साइड ले आओ, गुणे में हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू F = बचा क्या? Q1 Q2 बटे यहां बचा 4 पाई, यहां बचा r²। हमें मात्रक से मतलब है, तो ये 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मात्रक होता नहीं है, तो इसको हटा दो। ठीक है, हमें मात्रक लेना है। अब यहां पर प्लस का चिन्ह लगा सकते हो। F हमें मात्रक है, F का नहीं चाहिए, चाहिए एप्सिलॉन नॉट को। तो एप्सिलॉन नॉट को सिर्फ इधर रखो, बाकी सबको भेजो दूसरी साइड। पार्टी सबकी बदल दो। भाई लोग आजकल रियल पार्टी बदल रहे हैं, हमें तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्टी बदलनी है, तो हम तो कर ही सकते हैं ना। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे F, नीचे यहाँ गुणे में, दूसरी साइड आएगा भाग में, बटे r²। अब मात्रक की बात करो। इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, तो ऊपर हो गया कूलाम स्क्वायर, नीचे इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बन गया? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपके एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। तो चलिए अब एप्सिलॉन नॉट की बीमा देखते हैं। ठीक है, मात्रक हो गया, चलिए बीमा देखा जाए। यहां तक नोट हो गया? नहीं नोट हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया? एप्सिलॉन नॉट की बीमा।
एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है तो इसकी बीमा मतलब इसका मात्रक क्या आया है, ये सी स्क्वायर की बीमा बटे न्यूटन है इधर मीटर स्क्वायर। तो सी की बीमा क्या होती है, सी होता है कूलम, ठीक है, यानी कि क्यू, और क्यू बराबर होता क्या है आई इंटू टी यानी कि ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर इसकी बीमा हो गई बटे न्यूटन इसकी बीमा क्या हो जाएगी एम एल टी की पावर -2 मीटर स्क्वायर इसकी बीमा वही होगी एम, सॉरी एम नहीं एल होती है, ठीक है, मीटर यानी कि लेंथ होती है तो इसकी बीमा एल। अब सबको अरेंज कर लो, ऊपर कर लो, 1 2 एक एल यहां है, 2 एल यहां है, 3 एल हो गया, तो एम ऊपर ले जाएंगे -1 एल की पावर -3, भाई देखो 1 और 2 यहां, 2 1 3 और ऊपर ले गए तो माइनस, टी की पावर -2 टी की पावर -2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2, और +2 यहां पहले से है तो +2 कितना हो गया +4 टी की पावर 4 और ए स्क्वायर, ये आपके एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक अच्छे से समझ में आ गए। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, तो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज है। हो गया, अब थोड़ा सा भाई फास्ट कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है, चैप्टर तो आप पहले से पढ़ ही चुके हैं अच्छे से, और रिवीजन में भी कोई भी टॉपिक मैं एक तरीके से छोड़ नहीं रहा हूं, चाहे वो आपका इंपॉर्टेंट हो या नॉन इंपॉर्टेंट हो। अभी जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, अभी पहले ही बता दूंगा उसको बताने से पहले कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी जो नॉर्मली है उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए जिससे आपकी तैयारी कहीं से भी थोड़ी सी भी ढीली ना पड़े। हम इस तरीके से आपको रिवाइज करवाएंगे, इस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे कि कहीं से भी आपकी तैयारी में कोई भी कसर ना रह जाए, ठीक है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव, तो अगर हम वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव की क्या परिभाषा है कि दो समान अथवा विपरीत, ठीक है, परिणाम में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस प्रकार का निकाय हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं +q यहां रखा हुआ है और -q यहां रखा हुआ, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम है निकाय बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, यानी कि इसमें 2 ध्रुव है, ठीक है, यानी कि 2 पोल है, एक पॉजिटिव का और दूसरा नेगेटिव का, और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका कितना होगा, आघूर्ण इसको हम P से लिखते हैं, P = हो जाएगा 2 इंटू दोनों में से किसी एक आवेश का परिणाम Q और गुणे दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी जब भी हम लेते हैं तो हमेशा 2L लेते हैं, क्या लेते हैं, हमेशा 2L लेते हैं, ठीक है, तो 2L ये हो गया हमारा, या इसको इस तरीके से कर लो 2QL, ये हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अगर इसके मात्रक की बात की जाए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बनेगा, कूलाम और मीटर, ठीक है, तो कूलाम मीटर इसका मात्रक बनेगा, कूलाम मीटर। और अगर इसकी बीमा देखनी हो तो इसकी बीमा AT, इसकी बीमा L, तो ये क्या हो गया, M है नहीं तो M की पावर 0 LAT, ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक समान द्विध्रुव को, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां तक पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं।
चलिए देखते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो भाई यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लाइन से ही दिखा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास बोर्ड पे दिखाने के लिए, और कोई ऑप्शन होता तो और बेटर आपको दिखाते। तो चलिए मान लेते हैं ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमने बताया कितनी ली जाती है, हमेशा 2l ली जाती है। कितनी लेते हैं 2l। भाई आप l भी ले सकते हैं लेकिन सुविधा जो है आपके 2l में ही है। तो अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र ये है, ये है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में होने के कारण दोनों भाई वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आप चार्ज रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र उस पर बल अप्लाई करेगा। एक बल इधर लगेगा F QE, ठीक है, और एक बल इधर लगेगा F = QE। अब ये बल इधर क्यों लग रहा है, ये इधर क्यों लग रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव से सिर्फ इतना ही मतलब है कि बल के डायरेक्शन को दोनों शो करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे माइनस चार्ज रखा तो F = -QE रख दो, नहीं, F = -QE नहीं होगा। ये माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा है कि बल के डायरेक्शन, यानी अगर पहला बल आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आप सिंपली देखिए, जैसे ये कोई वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें ये हमारा चाप कोई द्विध्रुव है। अब एक इसको इस यहां से ऐसे खींच रहा और एक इसको यहां ऐसे खींच रहा, तो ये क्या करेगा, अपने अक्ष के परितः ऐसे रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अब वही जब ये घूमेगा तो समझ लीजिए जब इसको हम घुमा रहे हैं तो इसको घुमाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। और ये इस पर एक्स्ट्रा फोर्स कौन से लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं, दो बलों का युग्म काम कर रहा है, तो वही बल युग्म आघूर्ण होगा टाउ, ठीक है। तो बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से कोई एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। तो अब बीच की लंबवत दूरी चाहिए। अगर हम इसको मान लें कि थीटा कोण पर रखा गया है, तो यहां से इस पर ऐसे ऐसे अगर हम लंब डाल दें तो ये इसके बीच की लंबवत दूरी होगी। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी हमारा थीटा बनेगा। ये कर्ण हो गया ये लंब, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका, कर्ण, कर्ण है कितना 2l, तो 2l sin थीटा। और यही आपकी क्या है, लंबवत दूरी, ठीक है। तो F टाउ = क्या मिला, F कोई एक बल QE गुणे लंबवत दूरी कितनी है 2l sin थीटा। अब देखो 2QL ये चीज क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसको हम P लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो गया हमारा, PE sin थीटा, PE sin थीटा, जहां P बराबर 2QL, P बराबर क्या है 2QL। क्लियर हो गया। अब एक और चीज है, अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या बनेगा, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। और अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा हो जाएगी mL⁻², T⁻², ठीक है। क्योंकि भाई देखिए न्यूटन यानी बल की बीमा mL T⁻² होती है और साथ साथ मीटर यानी कि 1L, और दोनों को कंबाइन कर लो ये चीज आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। अगर इसको हम चाहें कि ऐसे 0 डिग्री पर रखकर फिर इसको ऐसे घुमा दें, तो उस घुमाने के दौरान हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, वो चीज अब हम कैलकुलेट करते हैं। यहां तक नोट हो गया, चलिए
मान लेते हैं ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें ठीक है ये हमारा कोई द्विध्रुव रखा हुआ है जो थीटा कोण पर। अब इसको हम क्या करते हैं, थीटा 1 पे है, इसको घुमाने का प्रयास करते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कोण हमारा कितना हो गया, थीटा 2 हो गया। तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा। डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है, बलयुग्म गुण है, जितना बलयुग्म इस पर कार्य करेगा उसके अगेंस्ट हमको कार्य करना पड़ेगा, तभी हम घुमा पाएंगे, अदरवाइज नहीं घुमा पाएंगे। ठीक है, तो टाउ इंटू डी थीटा। अब अगर इसको हमें थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तो यानी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, ये हो जाएगा डब्ल्यू। टाउ बराबर क्या है, पीई साइन थीटा, वैल्यू रख लो, थीटा 1 से थीटा 2 पीई साइन थीटा। ठीक है, पी हमारा कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो डब्ल्यू इक्वल टू पीई इंटीग्रेशन के अंदर बचा थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होगी कितना, माइनस कॉस थीटा, पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 थीटा 2, वैल्यू रखो, पी माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस फार्मूले का होता है, ये माइनस उसको कर देगा प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आपका थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य। अब कुछ विशेष स्थितियां हैं, यदि हम 0 से 90 घुमा दें या 0 से थीटा घुमाएं, ठीक है, 0 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाएं, तो यहां पे रखेंगे 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और यहां पे रखेंगे थीटा, तब W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा, PE 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको हम 90 से 0 घुमाएं, 90 यहां रखोगे, cos 90 0, ठीक है, और यहां पे 0, 90 से 0 घुमाओगे तो माइनस PE मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस PE। और अगर 0 से 90 घुमाओगे तो PE मिलेगा। ठीक है, तो इसी में आप वैल्यू पुट करते जाइए, थीटा की जो वैल्यू मिलती जाएगी और उसकी वैल्यू रखते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट और हैं और 2 पॉइंट इधर और है। अब इन चारों पॉइंट को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग आज इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आई थिंक अगर सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा और आप लोगों को भी रिवीजन करने में हो सकता है समय कम पड़े। ठीक है, तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज जितना हमने पढ़ाया अच्छे से जो है अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं है, आप उसको जो है कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी बंद करके। ठीक है, कॉपी बंद करके अच्छे से बस टॉपिक लिखिए और जैसे जैसे मैंने जो है यहाँ पे आपको डिस्कस किया उसी तरीके से आप लोग डिस्कस कीजिए। अगर आप कर ले जाते हैं समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको देखिए फिर दोबारा कीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके के आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रही है। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।